कार्बन के टॉपिक के अंदर बेसिकली ऐसा है कि इसके अंदर हम ऐसा है कि कुछ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा ऐसा है कि फोकस करने की जरूरत है ना। बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि हाइड्रोकार्बन के ऊपर बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, और बेसिकली बात की जाए तो आप एल्काइन एल्केन एल्काइन और बेंजीन के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मेरे पास आती है, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बेसिक सी बात करें, क्लासिफिकेशन किया जाए तो तीन तरह से हम कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक वैसा देखा जाए तो आपका अनसैचुरेटेड का ही पार्ट है, तो उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ऐसा है कि सीधी सी बात ऐसा है कि आपको अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपका सीधी सी बात ऐसा कि मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन हम कहते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि सीधी सी बात ऐसा कि अगर आपके पास सेकंड वाली पोजीशन पे, जैसे 1, 2 और ये 3, सेकंड वाली पोजीशन पे अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम आइसो यूज करते हैं। 4 कार्बन आ रहे हैं इसलिए ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन जो उसका कॉमन नेम है। तो बेसिकली इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि आपको दे रखा है ये आईपीसी में। साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें भी सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास ऐसा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल में आते हैं एल्कीन या फिर एल्काइन। डबल बॉन्ड है तो आपके पास ऐसा है कि एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्काइन कहलाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और वो 4 कंडीशन अगर बात की जाए तो होती है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेन ज्योमेट्री, थर्ड मेरे पास होता है रेजोनेंस और चौथा मेरे पास होता है हाइपरटोन। इसके बारे में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने बात की है। तो यहाँ पर जनरली ऐसा है कि आपके पास टोलिन, जाइलिन, नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन एज एन एग्जांपल दे रखे हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन पर्टिकुलरली बात की जाए, दीज आर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास हमने क्लासिफिकेशन हमने देखा जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपका हाइड्रोकार्बन टाइप, तो आपके पास ऐसा सैचुरेटेड के अंदर आपके पास नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास नहीं होता है। बट इन केस अगर आप बात करते हैं सीधी सी बात ऐसा है कि अनसैचुरेटेड के अंदर वहां पर आपका 2 क्लासिफिकेशन आते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो कि आप दे सकते हैं एग्जांपल के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास आता है एरोमेटिक, तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। शुरुआत हम करेंगे एल्केन्स के साथ में, तो शुरुआत आपको एल्केन्स के अंदर देखा जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड इन कार्बन, बाउंड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका हो सकते हैं ओपन चेन या फिर साइक्लिक एल्केन्स। ओपन चेन हम बात करते हैं, सीधी सी बात ऐसा है कि लॉन्गेस्ट चेन होगी आपका सिंपल सा, जो कि ब्रांच भी हो सकती है। और यहाँ पर जो कंपाउंड्स आपको स्ट्रक्चर दे रखी है जो कि साइक्लोहेक्सेन की है, वो आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐसा कि ओपन चेन और असाइक्लिक, जो आपको CH4 इज द बेसिक एग्जांपल फॉर दिस कैन से। जनरल फॉर्मूला जो आपका एल्केन्स का चलता है तो वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर अगर मेरे पास साइक्लिक एल्केन होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, इन दैट केस अगर आप बात करते हैं तो आपका सीधी सी बात ऐसा है कि साइक्लो एल्केन्स अगर आपके पास होते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है वो एल्किन के साथ में मैच करता है, जो कि CnH2n होता है ना। पर सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आपका सिर्फ एल्केन होता तो एल्केन्स के लिए अगर बात की जाए तो एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपका बेसिक डिफरेंस है जो आपके दिमाग पर रहना चाहिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि साइक्लो एल्केन और एल्कीन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा है कि एल्केन्स के ऊपर ऐसा तो टेट्राहेड्रल आपका जैसा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन का 4 वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और आपका जैसा हाइब्रिडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहें तो आपका जैसा है कि कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का, है ना। और आपका सीधी सी बात है लोन पेयर आपका 0 है, सिग्मा बॉन्ड 4 बनते हैं। 4 का मतलब आपका ऐसा है कि sp3 मेरे पास ऐसा है कि स्ट्रक्चर निकल कर आएगी, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के ऊपर ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे नहीं। पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस एंड से होगी जहां पर आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। अगर दोनों तरफ से लीस्ट सेम नंबरिंग मिल रही हो, इन दैट केस सीधी सी बात ऐसा है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है आपके पास जो कि आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि नेमिंग वाले पूरे पोर्शन को मैं स्किप कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा।
तो सिर्फ पर एल्केन्स की बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि एल्केन किस तरह से बन सकते हैं, तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। इनकी रिएक्शन के ऊपर हम बात करेंगे ब्रीफली। अनसैचुरेटेड मतलब ऐसा है कि डबल बॉन्ड कार्बन, तो वहां से हम बात करें तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि उनका रिडक्शन आप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन अगर आप यूज करते हैं जैसे एथीन है तो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हैं H2 है, और इन द प्रेजेंस ऑफ आपका H2 के साथ में अगर बात की जाए तो आप कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं जैसे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। इन तीनों में से आप ऐसा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इट सीम्स लाइक it's a kind of addition reaction, but actually we can say it is actually reduction. तो addition of hydrogen is taking place here. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा है कि अल्काइल हैलाइड से तो बड़ा आसान चीज है, तो उसका भी आप H2 के साथ रिएक्शन करो तो HCl निकल जाएगा। तो आपको जैसे RX नाम का कंपाउंड आपने H2 के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका एल्केन बन जाएगा, साथ में बनेगा HX जो कि आपका बाय प्रोडक्ट लाएगा। यहाँ पर हमने यही किया है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पर हाइड्रोजन HCl एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और CH3 और H तो CH4 आपका मिथेन हो गया आपके पास। बड़ी आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और भी रिएक्शन जो आपका हेलो एल्केन से बन सकते हैं एल्केन बनाने के लिए, आप वुड्स रिएक्शन प्रेफर करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात ऐसा है कि हो सकता है एग्जामिनेशन में वुड्स रिएक्शन आ जाए, तो वुड्स रिएक्शन में हम ऐसा कि रिएजेंट हम यूज करते हैं Na और ट्राई, तो उसमें आपको सर 2 मॉलिक्यूल 2 मोल्स हम यूज करते हैं। CH3Br की रिएक्शन कर रखी है तो CH3Br के मुझे 2 मोल चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, और ये ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन्स जस्ट डबल हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अब चूंकि मेरे पास जैसा 2 Na है, 2 Na के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर NaBr निकल जाएगा, यहाँ पर भी NaBr निकल जाएगा, ये CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे जो कि इथेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के लिए मेरे पास ऐसा है कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। कैसे बना सकते हैं, तो बेसिकली मैंने क्या किया, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, तो NaOH और COH के साथ हम क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। क्या बनता है, Na2CO3 निकल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको ध्यान से समझना, यहाँ से आपका जैसा है कि ये COONA और NaO आप लेके निकल के आ जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 सोडियम आ रहा है तो Na2 हो गया, एक कार्बन आ रहा है, मैंने कहा ओके, ऑक्सीजन वी हैव 2 हियर एंड 1 हियर, तो 3 ऑक्सीजन आ रही है। यहाँ पर CH3 और H बचे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, वो CH4 बना लेंगे, ये बेसिक समझ है। तो यहाँ पर आपका कार्बन कम करने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसान है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप बात करें सीधी सी बात है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, हम भी सोडियम सॉल्ट वापस यूज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, वाटर मिला के उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर आपके पास क्या होगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि जैसे कि CH3COONA है ना, और यहाँ मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि वाटर के साथ में रिएक्शन आपके पास होती है, तो उसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, है ना। तो मेरे पास सीधी सी बात है, वाटर के साथ में रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या करा देते हैं, फ्लो करा देते हैं। इसके लिए भी मुझे 2 मोल चाहिए होंगे, तो 2 मोल मैंने यहाँ पर इस तरह से लिए हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर CO2 के 2 मोल्स आपके पास निकल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड लेटर अगर बात की जाए तो आप बोलेंगे भाई सीधी सी बात ऐसा Na है, वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही तो OH और H आप इस तरह से डाल सकते हैं, OH और ये H, ये NaOH यहाँ से निकला है, यहाँ से भी NaOH निकला, हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो CH3 के साथ कंबाइन होकर आपके पास ऐसा है कि CH4 बना सकता है, पर वो मेरा मेजर प्रोडक्ट नहीं है, वो कम अमाउंट बनता है। यहाँ पर जो CH3 ग्रुप बचा हुआ है, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप बनता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH3 बनता है, जो कि बनता है इथेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म या कितनी स्टेप में किस तरह से रिएक्शन होती है उसके ऊपर अगर फोकस किया जाए, सोडियम सॉल्ट होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है कि आयनेशन होता है उसका, तो Na+ आयन अलग निकल के डिसोसिएशन आप समझ सकते हैं इसको, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, वो आपके पास बनता है। आपका सीरीज का एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान आपका जैसा है कि ये CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के चला जाता है और CH3 फ्री रेडिकल आपका बनता है, वो भी दो CH3 फ्री रेडिकल आपका सीधी सी बात ऐसा है कि कंबाइन होके CH3 बना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड आपका ऐसा है कि वाटर जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके आपस -OH और H+ में कन्वर्ट हो जाता है और 2 हाइड्रोजन बन के जुड़ के H2 गैस रिलीज करते हैं। मेरे हिसाब से शॉर्टकट मेथड ज्यादा अच्छा था, उसमें आप ध्यान रखना है 2 CO2 निकालनी है और NaOH के साथ है ना, OH जो आएगा वो H2 से आएगा, तो NaOH के 2 मोल निकल जाएंगे, यहाँ पर तो H2 भी निकल जाएंगे आपके पास बेसिकली,
और यहाँ पर CH3 में बॉन्ड बन जाएगा। वही बात सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो मेरे पास होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो ये ऐसा है कि एल्केन होता है, नॉन पोलर होता है पहली चीज, बाकी कुछ भी खास विशेष इसके अंदर नहीं है। नॉन पोलर तो कोई अट्रैक्शन फोर्स सकता है आपके पास होगा नहीं, इसलिए लोअर मेंबर्स जो होती है अधिकतर आपके पास गैसेस होती है। तो लोअर 4 मेंबर्स जो मेरे पास आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस ऑल 4 आर गैसेस इन नेचर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा आपके पास ऐसा है कि फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एडजस्ट नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर बात की जाए तो भी सीधी सी बात है, सब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बॉइलिंग पॉइंट इज राइट प्रोपोर्शनल टू मोलर मास इन केस ऑफ ब्रांचिंग। अगर आपको तो आइसोमर बना रखे हैं, आइसोमर के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका सिर्फ इनफी प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। सवाल ये आता है कि ब्रांचिंग से क्या लेना देना है। तो मैंने कभी सीधी सी बात है, ब्रांचिंग ज्यादा होने पर आपके पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से आ रहा है तो उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल हो जाती है। और स्फेरिकल हो जाती है तो भी ऐसा है कि देयर इज लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, बड़ा वीक होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स वीक होता है तो इस कारण से आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जस्ट अ मिनट। ठीक है फिर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको ऐसा है कि ये केस सिर्फ आइसोमर्स के केस में एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं क्योंकि वाटर होता है पोलर नेचर का, और ये आपका ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास एल्केन वगैरह, ये नॉन पोलर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो सेम तरह के सब्सटेंस सेम के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, पर ऐसा है कि बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ऐसा है कि डेंसिटी। एल्केन्स जनरली बात की जाए तो वाटर से लाइटर होते हैं, तो सीधी सी बात ऐसा है कि डेंसिटी बढ़ेगी अगर मोलिकुलर मास बढ़ता है तो मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ में डेंसिटी आपस बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं भाई ऐसा है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन एल्केन दिया करते हैं। तो इसके अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहले मेरे पास आता है हेलोजिनेशन। तो रिएजेंट का नाम जो मेरे पास यहाँ पर होता है, बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए, हम यूज करते हैं Cl2H9। तो मेरे पास ऐसा है कि Cl2H9 आप यूज करते हैं, है ना। ये बेस्ट आपका रिएजेंट है रिएक्शन के लिए, पर ऐसा है कि आप अगर दूसरे हेलोजेंस भी आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा F2 का ज्यादा, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2, है ना। तो सीधी सी बात ऐसा है कि किस तरह से रिएक्शन ज्यादा होगी, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री आपके पास ऐसा है तो रिएक्शन फटाफट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपके पास ऐसा, सिर्फ CH4 है, Cl2 के साथ में रिएक्शन कराने पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl, जैसे CH4 है तो CH4 को मैं CH3H लिख लेता हूँ, Cl2 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ से बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर दीजिए तो ये पे बनेगा CH3Cl और साथ में बनेगा बाई प्रोडक्ट HCl। रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में, इस चीज को विशेष ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी विशेष नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसके अंदर 3 स्टेप होती हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए आपके पास ऐसा है कि Cl2 लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। प्रोपेगेशन के दौरान आपका मीथेन का एक मॉलिक्यूल है तो Cl फ्री रेडिकल उसके ऊपर रिएक्शन करता है, तो उस दौरान आपका CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। अब CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा मतलब सीधी सी बात ऐसा है,
तो आपस में मिला के CH3 फ्री रेडिकल और आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो बनेगा बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि मिथाइल फ्री रेडिकल वो आपस ऐसा है कि फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया और हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल निकला है वो Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। अब आपस मिथाइल फ्री रेडिकल होता है वो वापस ऐसा है कि Cl2 के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बना लेता है और एक Cl फ्री रेडिकल आपस बन जाता है। टर्मिनेशन के लिए सीधी सी बात अगर हम बात करते हैं बेहद, तो टर्मिनेशन में मेरे पास ऐसा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। एक तो CH3Cl आपके पास बन ही चुका है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि दो Cl फ्री रेडिकल Cl2 में कन्वर्ट हो जाए, दो मिथाइल रेडिकल आपके पास ऐसा है कि रिएक्शन इथेन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर CH3 फ्री रेडिकल आपका CH3Cl में कन्वर्ट हो जाए Cl के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो ये मेजर चांसेस होते हैं, इनके चांसेस बड़े माइनर हुआ करते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास सीधी सी बात है CH3Cl बना करता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबशन। कंबशन मतलब होता है आपका है कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O बनता है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन के दौरान हमेशा CO2 और H2O बनाएगा, भले वो एल्केन हो, भले एल्कीन हो, भले एल्काइन।